बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि सैंपल पेपर ऑफिशियल सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर फिजिक्स का रिलीज हो चुका है और उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनने वाला है। तो आज मैं क्या करूंगा, जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया, ये देखिए सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल पेपर रिलीज किया है। ये फिजिक्स का सैंपल पेपर है एकेडमिक सेशन 2024-25 का। इसमें जो भी 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन अगर गड़बड़ हो गया तो पूरे पूरे 70 में से 5 नंबर चले जाते हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। एक एक सुपर इजी भाषा में मैं इसके सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो मिस मत करिएगा। और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर फिजिक्स का सुपर इजी कंटेंट आपके लिए मैं लाता हूं, एकदम सरल और इंटरेस्टिंग भाषा में। जो बच्चे चाहते हैं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ मिल जाए, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसमें उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा। यहां पर क्लास 12 फ्री पीडीएफ का आपको एक कोर्स दिखेगा। इसके अंदर सारा मटेरियल आपको पीडीएफ का मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं आपको अपडेट्स देता हूं, जिससे आप जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो राइट डायरेक्शन में आप कर सकें और शानदार मार्क्स आप ला सकें। और शुरू करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशंस देखिए। न्यूमेरिकल्स को लेके अगर आप डर रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, तो ये एक कोर्स है 12th संपूर्ण बेस्ट फॉर न्यूमेरिकल्स। इसके अंदर 10 साल के पीवाईक्यूज वीडियोस हैं, वीडियो कोर्स है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के भी पूरी किताब के वीडियो हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए बेस्ट है, लेकर इससे प्रैक्टिस कीजिए, यहीं से न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। दूसरा, आपके पास प्रैक्टिस करनी होती है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि 24 नंबर के ये आने वाले हैं। और अगर असर्शन रीजनिंग से आपने प्रैक्टिस नहीं की, केस स्टडी से नहीं की, तो करना थोड़ा मुश्किल होता है। उस बात को देखते हुए ये कोर्स है कंपिटेंसी क्वेश्चन कोर्स 12th फिजिक्स के लिए, जिसमें एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी आपको मिलेगा। वीडियो कोर्स है। तो ये न्यूमेरिकल्स की दिक्कत है तो 12th संपूर्ण काम करेगा। कंपिटेंसी वाली आपको लगता है प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ये कोर्स आपकी वहां मदद करेगा। और कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है, सर कि मेरे लिए तो न्यूमेरिकल और कंपिटेंसी में दोनों ही लगाना चाहता हूं, तो ये दोनों कोर्स लेने, अलग अलग लेने की जगह आप क्या ले सकते हैं, द्रोणा 2.0। इसके अंदर वो दोनों कोर्स का मटेरियल तो है ही, उसके अलावा आपको पूरे कोर्स के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज वर्कशीट मिल जाएगी, फॉर्मूला शीट और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर दोनों ही लेना चाहते हैं, 12th न्यूमेरिकल और कंपिटेंसी वाला कोर्स, तो द्रोणा 2.0 ले, ये काफी है, इसमें सब कुछ है। लेंगे कैसे, तो उसके लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको 12th संपूर्ण, द्रोणा 2.0 और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का कोर्स दिखेगा। जो भी आपके लिए सुटेबल है आप ले सकते हैं। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। करते हैं स्टार्ट। बच्चों, करते हैं ये क्वेश्चन। यहां इंटरेस्टिंग है, इसके 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। राइट टू लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, प्लॉट देयर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। आईवी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है वीआई ग्राफ या आईवी ग्राफ बनाना है, और ओम्स लॉ के बारे में लिमिटेशन 2 लिखनी है। फिर इसका सेकंड पार्ट है, जो हम लोग सेकंड जब हैंडल करेंगे तो फिर से देख लेंगे। आइए इसका पहला पार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। ओम्स लॉ जैसा आप पढ़ते थे कि अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन हम सेम रखें तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, और V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R होता है रेजिस्टेंस, आप जानते हैं कई समय से। अब देखिए, V और I में ग्राफ जब बनाते हैं तो ओम्स लॉ अगर फॉलो हो रहा है तो आपको मिलती है स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से जा रही हो। ये ओम्स लॉ का वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक होने का मतलब होता है V और I में ग्राफ बनाना। अच्छा, अब इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ की पहली लिमिटेशन क्या है, नॉन ओमिक मटेरियल। कई ऐसे मटेरियल होते हैं, जैसे पीएन जंक्शन डायोड ही आप कह लीजिए, कि वहां पर क्या होता है कि जो ग्राफ होता है, जैसे डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर हैं, और भी कुछ सर्टेन सेमीकंडक्टर्स डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। उनके जो ग्राफ होते हैं वो लीनियर नहीं होते हैं, है ना। मान लीजिए ऐसे आपने ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, आपको पता लगा ऐसे मिल गया ग्राफ, और ओम्स लॉ में तो स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। ठीक। दूसरी बात, टेम्परेचर डिपेंडेंस। जैसे कि कंडक्टर ही ले लीजिए, तो कंडक्टर में क्या होता है, शुरू में तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है लेकिन बाद में घूम जाता है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी है कि ये भाई जैसे जैसे आप यहां पर उसको करंट पास कराते जा रहे हैं,
करंट पास कराने पर आप क्या देखते हैं कि या वी उसका बढ़ाते जा रहे हैं, करंट पास होती है, यार ये थोड़ा गर्म हुआ और चेंज कर लिया, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो गई। तीसरी बात करें अनस्टेडी करंट, अगर किसी वायर में अनस्टेडी मतलब लगातार बदलने वाली करंट आप भेजेंगे तो वहां भी दिक्कत खड़ी हो जाती है, और वहां भी ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। जो भी ओम्स लॉ फॉलो करेगा उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक या वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ओरिजिन से पास होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी उसने अगर बना दिया ग्राफ तो वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, रीजन कुछ भी हो। ठीक है, तो ओम्स लॉ का मैटर हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इसका दूसरा एक न्यूमेरिकल पोर्शन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। यहां पर कहा गया है कि ए हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 100 वोल्ट हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm draws an initial current of 10 ampere at room temperature 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए, ये कहानी थी यहां, जैसे कि आप समझ पाए, ये एक सेल बैटरी है, इसका ईएमएफ 100 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसमें करंट 10 एम्पियर जा रही है और आर नॉट इसका रेजिस्टेंस है। अब ये उसके बाद किया 20 डिग्री पे सेटल कर गया, विच सेटल्स आफ्टर फ्यूज। अब इसको जब आपने फ्लो कराते रहे तो धीरे धीरे क्या करेगा, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा भाई, जैसे जैसे गर्म होगा। उस समय टेम्परेचर बढ़ने पर what is the power consumed by battery itself after the steady temperature of 320 डिग्री सेंटीग्रेड is attained, यानी टेम्परेचर बढ़ के जब 320 डिग्री अटेंड कर लेगा उस समय कितना पावर कंजम्पशन है, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज, ये अल्फा आपको दे रखा है। तो इसमें दो बातें पूछी हैं, तो वो एक तो कितना पावर कंजम्पशन लेगा उस अटेनेशन पे और कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये भी हमको बताना है। तो इस समय देखिए, जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड का मामला था तो आई की वैल्यू होती ई अपॉन आर नॉट प्लस आर। अब यहां पर अगर हम आर नॉट निकालें तो ये ई अपॉन आई माइनस आर हो जाएगा। तो ई की वैल्यू 100 वोल्ट, आई यहां पर 10 एम्पियर दी थी और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 था, तो ये हो गया 10 माइनस 1 यानी 9 ओम। ये जो आर नॉट इस समय है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 9 ओम के बराबर था। अब टेम्परेचर बढ़ने पे तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस जाता है बढ़। अब क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर हो गया 320 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी तो 20 था। क्यों? क्योंकि आप करंट फ्लो किए जा रहे हैं, धीरे धीरे गर्म हो गया वायर, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और अल्फा जो दिया है वो एवरेज वैल्यू दी है इस टेम्परेचर रेंज, यानी 20 से लेकर 320 डिग्री तक की एवरेज रेंज। हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी के हिसाब से फॉर्मूला होता है, जिससे आप वेरी करा सकते हैं। ये आर नॉट की वैल्यू 9 हो गई, 1 प्लस एल्फा जो थी यहां पर 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4, डेल्टा टी का मतलब है 320 डिग्री में से 20 डिग्री घटा दीजिए। अब ये वैल्यू बनी 9, 1 प्लस 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4, इसका डिफरेंस आ गया यहां पर 300। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। तो ये 10 ओम जो वैल्यू आई वो कब आई, जब ये 320 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जहां सेटल हुआ था। अब इस समय कितना पावर कंजम्पशन है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब इसमें देखिए, ये I की जगह ये जो E अपॉन आर नॉट प्लस आर फॉर्मूला ही होता है, स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। अब यहां पर E हो गई 100 EMF, क्योंकि ईएमएफ में तो चेंज होगा नहीं, चाहे टेम्परेचर बढ़े चाहे घटे, वही पकड़ के चलते हैं हम लोग मोटे तौर पे। 100 और आर नॉट, अब आर नॉट कितना है 10 ओम प्लस आर इंटरनल रेजिस्टेंस एक ही पकड़ के चल रहे हैं, इसको वही माना इंटरनल रेजिस्टेंस, वरना तो टेम्परेचर बढ़ने पर इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन वही पकड़ लिया है 1 स्क्वायर, और ये आर की वैल्यू 1 थी। अब इसको कैलकुलेट किया तो 100 अपॉन 11 का स्क्वायर यानी 82.64 वॉटेज ये कंजम्पशन हो गया पावर का। तो ये आपका यहां पर देखिए, ये काम इस तरीके से न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, इसको आप नोट कर ले बेटा। बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट हैं। तो ये यूजिंग किरचॉफ्स लॉ ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बैलेंस्ड स्टेट इन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये पहला, ये जो दोनों पार्ट मिला के 5 नंबर का है। तो पहले तो ये डेरिवेशन पूछ लिया है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें जो बैलेंस्ड कंडीशन है वो किरचॉफ लॉ लगा के निकालिए, डेरिवेशन है बहरहाल, बड़ा इंपॉर्टेंट। आइए इसको देख लेते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन इन व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक 4
रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस को क्विकली एंड एक्यूरेटली आप निकाल सकते हैं। तो ये मान लीजिए PQRS 4 रेजिस्टेंस लगा दिए गए, ये करंट आई जा रही है, बीच में गैल्वेनोमीटर, इस तरह के अरेंजमेंट को बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए, पहले हम किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ का पहला लॉ लगाते हैं जो करंट लॉ होता है। यहां से आई जा रही थी, हम बाइफरकेट कर दिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये यहां से गई I1 और इधर से गई I2। ये I1 गई तो इस गैल्वेनोमीटर में IG गैल्वेनोमीटर करंट चली गई, और जो बची I1 में से I1 माइनस IG इधर से चली गई। यहां से IG आई, यहां से I2 आई, I2 प्लस IG यहां चली गई। ये I2 प्लस IG और I1 माइनस IG जोड़ोगे तो I1 प्लस I2 जो I के फॉर्म में वापस चली गई। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। आप किसी और तरह भी कर सकते हैं, ये बड़ा आसान करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे, जिसे आप बोलते हैं किरचॉफ KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या लूप रूल भी बोलते हैं, लॉ भी बोलते हैं। उसके लिए क्लोज लूप जरूर लिख दिया करिएगा, तभी समझ में आता है। तो क्लोज लूप ले रहे हैं ABDA क्लोज लूप, और KVL यहां पे लगा रहे हैं। तो यहां पे देखिए साइन कन्वेंशन हो सकता है आपके टीचर ने कुछ और बताया हो, लेकिन यहां पे जैसे मैं लेता हूं वैसे कभी गड़बड़ नहीं होगी। जैसे दिखाता हूं, अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस ले लेना वोल्टेज, और करंट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो प्लस ले लेना। तो चलिए चलते हैं A से B की तरफ। जैसे ये लूप बनाया है, A से B में करंट की डायरेक्शन में थे तो माइनस लिया, I1 और P था इसका रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज ड्रॉप I1 इंटू P, उसी डायरेक्शन में है तो माइनस। अब गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन में गए, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट है, IG और G है रेजिस्टेंस, तो माइनस IG इंटू कैपिटल G, उसी डायरेक्शन में थे इसलिए माइनस लगा दिया। अब इसके बाद D से आप गए करंट की विपरीत दिशा में, करंट इधर है, आप इधर जा रहे हो, तो प्लस लिख दिया है, I2 इंटू R बराबर 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, या इन दोनों को उधर ले जाइए। तो I1P प्लस IgG इज इक्वल टू I2 इंटू R। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम दूसरा क्लोज लूप लेंगे। ये देखिए जो लिया BCDB, ये अब यहां पर हमने KVL लगाया, इसी डायरेक्शन में बढ़े आप B से C की तरफ, I1 माइनस IG इंटू Q, पोटेंशियल ड्रॉप उसी डायरेक्शन में है इसलिए माइनस लगा दिया। फिर उसके बाद C से D चले, C से D इस करंट की विपरीत दिशा में इसलिए प्लस लगा दिया, I2 प्लस IG इंटू S। फिर G की उल्टी डायरेक्शन में करंट की तो प्लस आ जाएगा, ये यहां पे प्लस होना चाहिए, प्लस आ जाएगा, और ये वैल्यू हो गई IG इंटू G बराबर 0। बढ़िया। अब क्या होगा, इन दी बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है, इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होती है, यानी इसका पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो इन बैलेंस्ड कंडीशन गैल्वेनोमीटर करंट मस्ट बी 0। तो हम IG की वैल्यू 0 पुट कर देंगे दोनों इक्वेशंस में। तो जो पहली इक्वेशन है यहां G की जगह 0 पुट करोगे तो I1P बराबर I2R आ जाएगा, और इस दूसरी इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे तो IG 0 हो गई, IG 0 हो गई, IG 0 हो गई, तो माइनस I1Q प्लस I2S बराबर 0, यानी I2S बराबर I1Q बराबर I2S। शांति से देख लीजिए। अब इन दोनों को आपस में कर दो डिवाइड, तो ये देखिए I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। ये I1 I2 कट गए, और यहां से देखिए वैल्यू क्या मिली आपको, P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई S। ये बैलेंस्ड कंडीशन है, और यहां पे किरचॉफ लॉ लगाया है, इसलिए किरचॉफ लॉ से बैलेंस्ड कंडीशन अचीव हुई है व्हीटस्टोन ब्रिज की। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मैं पॉज दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप पॉज करके नोट कर पाए होंगे। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं, ये है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां लिखा है ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। एक वायर है 12 ओम का, अब उसको बेंड कर दिया गया इन दी शेप ऑफ ए सर्किल। ये सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया है एज शोन इन द फिगर। ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स C एंड D। यहां C और D पर आपने एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। ए बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, कनेक्टेड बिटवीन AB, ये दिख रही है। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू आर्म AD। ये जो AD आर्म है इसमें कितनी करंट है ये निकालना है।
अब ये इंटरेस्टिंग सवाल बन जाता है। देखिए यहां पर आपको दिखाऊं, पहले ये जो वायर था ना, इसके जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों का रेजिस्टेंस देखना होगा। तो देखिए एक फिगर मैंने आपको बनाई है समझाने के लिए। ये सर्किल को देखिए, ए बी डी सी सब मेंशन है। ये यहां पर डी है और ऊपर वाला सी है। ये देखिए एंगल 60 है, ये दिया है, ये भी 60, और ये बचा हुआ एंगल के ये सीधे डायग्रामेटिकली अपोजिट है, तो ये हो गया 120, ये 120। तो देखिए 60 60 और 60 का डबल और ये डबल, एक यूनिट और ये 2 यूनिट और 2 यूनिट, 1 2 और 2 2 6 इसके डिविजन्स कर लो आप, इक्वल डिवीजन। बस से 60 डिग्री का एक डिवीजन, तो एक डिवीजन, दो डिवीजन, दो इधर दो इधर, तो टोटल 6 डिविजन्स हो रहे हैं 12 ओम के। तो एक डिवीजन कितने का हो गया? 2 ओम का। तो 60 डिग्री पर 2 ओम, 60 डिग्री पर 2 ओम, ये दो डिवीजन 60 60 के 2 हैं, तो 2 का डबल 4 ओम और ये 2 का डबल 4 ओम। लेंथ के प्रोपोर्शनली तो रेजिस्टेंस होता है, तो उसी हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहा हूं। ए से डी तक का रेजिस्टेंस 2 ओम, डी से बी तक का 2 ओम, बी से सी तक का 4 ओम, सी से ए तक का 4 ओम। किस किस तरीके से? इसकी लेंथ, और लेंथ कैसे निकली? इसके एंगल के अनुरूप। ठीक है, अब ये देखिए तो क्या है, ये सेटअप बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। कैसे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है आपको दिखाते हैं। ए से बनाया हमने, ए के बाद ए से सी, ए से सी, ए से सी 4 ओम था, 4 ओम लगाया, ए से डी 2 ओम लगाया, फिर सी और डी के बीच में ये जो है 10 ओम, ये 10 ओम लगाया, फिर सी से बी में 4 ओम, और डी से बी में 2 ओम। ये बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज, दिखा आपको। अब यहां पे देखिए P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, P अपॉन Q R अपॉन S, तो 4 अपॉन 2 कर लो चाहे तो, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन ये अपॉन ये देखो, चाहे ये अपॉन ये देखो, मामला वही है। 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, जो कि वैल्यू आ जाती है 2 के बराबर। यानी ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो बीच का ये 10 ओम किसी काम का नहीं रहा। ठीक, तो अब क्या हुआ? अब ये बीच का CD गायब कर दो, क्योंकि ये इसमें तो करंट जाएगी ही नहीं। अब हमको करंट लेनी है ADB में, यही पूछा है AD आर्म। इस AD आर्म के अंदर करंट कितनी है? ठीक, बड़े आराम से कर लीजिए। तो थ्रू ADB, भाई जो करंट जाएगी AD में वही ADB में जाएगी। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन R। V तो 8 ही वोल्ट है, ये दोनों तो पैरेलल में है, और R कितना हो गया? 2 और 2 मिला के 4 ओम हो गया इस वाले आर्म का। तो 8 अपॉन 4 यानी 2 ओम इसका आंसर आ गया। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। तो कितना बढ़िया सवाल था, आराम से कर लिया। ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। बच्चों करते हैं ये सवाल, देखिए ये यूजिंग किरचॉफ्स लॉज ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बैलेंस्ड स्टेट इन व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसके पहले वाला जो सवाल था उसमें हम ऑलरेडी इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। ये डेरिवेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज का, जो कि आप किरचॉफ लॉ यूज करके करते हैं, तो ये डेरिवेशन कर लेना। आगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज? हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज कैन बी इंक्रीज्ड। व्हीट स्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी क्या होती है और साथ में उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं? जी, तो पहली बात, द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन दी अटैच्ड गैल्वेनोमीटर फॉर एवरी यूनिट चेंज इन दी अननोन रेजिस्टेंस। यानी जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको थोड़ा सा भी बदलें तो आपको जो गैल्वेनोमीटर में है वो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई पड़े। अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन आपको दिखाई पड़ेगा तो ये हाईली सेंसिटिव व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा। ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, ये कब आपका ज्यादा सेंसिटिविटी कब बढ़ा सकते हैं? जब ये चारों जो आपके रेजिस्टेंसेस हैं ये सेम ऑर्डर के हों, PQRS अगर ये सेम ऑर्डर के हैं तो व्हीट स्टोन ब्रिज का सेंसिटिविटी काफी हाई होता है। और सेंसिटिविटी हाई होने में कुछ भी वेरिएशन अगर रेजिस्टेंस में आप करेंगे थोड़ा सा भी, तो डिफ्लेक्शन बहुत तगड़ा मिलेगा यहां पर, यानी आप अच्छी तरह से रीडिंग ले पाएंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये हो जाता है, यहां नोट करें। बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, और इसमें बोला गया है एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ एन AC जनरेटर। AC जनरेटर के बारे में पूछा गया है।
In an AC generator, coil of N turns and area A is rotated at an angular velocity omega in a uniform magnetic field B. Derive an expression for the instantaneous value of the EMF induced in coil. What is the source of energy generation in the device? AC जनरेटर की बात कर रहे हैं. बेसिकली AC जनरेटर के बारे में सब कुछ इन्होंने पूछ लिया है. वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और क्या क्या होता है क्या नहीं होता सब. तो आइए करते हैं इसको. तो यहां पर देखिए, ये जो AC जनरेटर होता है ये करता क्या है? इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आपने शादी ब्याह में देखा होगा, पीछे जनरेटर चल रहे होते हैं, वो जिसमें गाना वाना गा रहे होते हैं, लाइट वाइट आगे जल रही होती है, उसके लिए एक इंजन लगा लेते हैं. वो वही जनरेटर होता है AC जनरेटर. जहाँ पे डीजल या नॉर्मली डीजल के होते हैं, डीजल से डाल देते हैं तो वो उसका जैसे इंजन होता है, घूमता है चक्का और उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है. तो ये क्या करते हैं, ये एक कन्वर्टिंग डिवाइस है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये नॉर्थ साउथ देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोई जो ये कॉइल है, ये जो कॉइल अगर मूव करती है तो उसमें होता है फ्लक्स में चेंज. फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसमें डेवलप हो जाता है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF, और सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट. यही इसका लॉजिक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये काम करता है. तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मैंने आपको बताया, इसको पढ़ लीजिएगा आप. जब ये कॉइल मूव करती है तो नॉर्थ साउथ में जो मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल मूव करेगी तो इस एरिया से, इस कॉइल से जाने वाले फ्लक्स में चेंज होगा. और फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो आप जानते हैं फैराडे लॉ के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMF बनेगा, इंड्यूस्ड EMF, और सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट. इस वजह से करंट बन जाती है और आपको करंट मिलनी शुरू हो जाती है. अब हम बात करते हैं AC जनरेटर के कंस्ट्रक्शन की 4 मेन पार्ट्स की. पहला पार्ट होता है आर्मेचर. ये आर्मेचर है जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटे होते हैं और बीच में सॉफ्ट आयरन कोर रखा होता है जिससे कि ये तगड़ा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को पकड़े रहे. ये बात यहां लिखी, आप इसको पढ़ लीजिएगा. ये आर्मेचर ABCD की बात कर रहा है, जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर से लिपटा होता है और अंदर सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं इसके. फील्ड मैग्नेट, ये जो मैग्नेट्स हैं ये कॉनकेव शेप के ऐसे होते हैं. यहाँ ज्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना है, इस तरह के होते हैं नॉर्थ साउथ. कॉनकेव टाइप के मैग्नेट्स होते हैं. द आर्मेचर रोटेटेड बिटवीन दीज पोल्स, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करता है इसकी एक्सेस से. स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स लगी होती हैं जो इसी में वेल्ड होती हैं बेसिकली. इसी ये जो आ रही है आर्म, ये देखिए एक इसमें वेल्ड है और ये जो आ रही है इसमें वेल्ड है. ये अगर ये घूमेगा आर्मेचर कॉइल तो ये रिंग्स भी घूमेंगी और उसी से जुड़ी हुई ये ब्रशेस होते हैं. ये B1 B2 कह लीजिए, R1 R2, इसे मैं R1 कह देता हूं, R2. ये कार्बन के ब्रशेस होते हैं जो इस पे टच कर रहे होते हैं. ये ऐसे होती है ब्रासलेट और ऐसे टच करिए, ऐसे घूमता रहता है इसी तरीके से. ये ब्रशेस होते हैं. यहाँ पर ये RL है यानी लोड है जो आप देंगे. ये नॉर्थ साउथ इसके लिए बनाया, इसके अक्रॉस ना लगा देना, ये इसका डायग्राम है ना, समझ जाना, इसके क्रॉस लगाया है. तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है ब्रीफ. आप इसको पढ़ के याद कर सकते हैं, बड़े आसानी से काम हो जाएगा. इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग थ्योरी में आप देख रहे हैं कि जब ये घूमना शुरू करेगा तो फ्लक्स में चेंज होगा और उससे आपका इंड्यूस्ड EMF बनेगा. तो यहां पर हम ये मान लेते हैं इस सिचुएशन में कि मान लीजिए ABCD जिस समय ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है फ्लक्स के, T बराबर 0 पर उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा अगर है तो थीटा बराबर ओमेगा T हो जाएगा. इस वाली सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं. तो किसी भी समय जो फ्लक्स है इस कॉइल से जाने वाला वो कितना होगा? NBA इंटू कॉस ओमेगा T. आप जानते हैं कि B इंटू A की बात कर रहे हैं और उसी हिसाब से आपने NBA कॉस ओमेगा T, दिस इज द फ्लक्स जो यहां से पास हो रहा है. अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप डिफरेंशिएट कर देते हैं. E इज इक्वल टू माइनस d∅dt फैराडे लॉ के अनुसार. तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो NBA और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी. ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो माइनस माइनस खत्म, ये कॉस ओमेगा टी का ये माइनस माइनस खत्म हो गया, ओमेगा और साइन ओमेगा टी आ गया. अब इसी को E को लिख देते हो E नॉट साइन ओमेगा टी और इतनी वैल्यू को आप बोलते हो NBA ओमेगा, जो कि पीक वैल्यू ऑफ EMF है.
ये जो वैल्यू है, क्योंकि भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, तो ये ई नॉट का मतलब है NBA ओमेगा होना। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ई नॉट हो गया आपका पीक वैल्यू ऑफ EMF। अब देखिए करंट की बात की जाए एक्सटर्नल लोड में, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी ये E/RL। E का मतलब ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन RL। अब यहां पर देखिए ई नॉट अपॉन RL को आप लिख देते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। और ये पीक वैल्यू है कितने के बराबर? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन RL के बराबर है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले निकल आए। अब इसी बेसिस पे, अगर आई के बेसिस पे आप एक डायग्राम खींचना चाहो, यानी इसका एक ग्राफ खींचना चाहो, तो ये ग्राफ है, ये देखिए EMF का है E, और यहां पर आपको टाइम बनाया गया है। तो ये जो आप पीछे देख रहे थे, ये इसका ग्राफ ले लो, ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये आप देखिए, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ बन गया। जैसे जैसे ये घूमेगा, ये देखिए 0 है अभी इस समय, फिर ये यहां पर इस सिचुएशन में आया तो मैक्सिमम, फिर ये 0, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये पहुंच गया ऐसे डायरेक्शन में। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये इस समय जो आप इसी तरीके से बनाते चले जाइए जैसा ये दिखाई पड़ रहा है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल जो है, इसके जो एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 है, तो साइन 0 0 होता है, तो ये EMF 0 हो गया। यहाँ मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम हो गया, क्योंकि यहाँ पर थीटा या ओमेगा टी 90 डिग्री है। इस तरीके से सारी बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और देखिए इन एन AC जनरेटर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होती है। जब आप इसको घुमाएंगे, घुमाने में आप कैसे भी घुमाइए, किसी भी तरीके से घुमाना पड़ेगा, वही कन्वर्ट हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसको आप नोट कर लें बेटा। इसके पीछे वाला भी आप नोट करने का थोड़ा मैं मौका दे देता हूं, ये कम से कम ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप 1-2 सेकंड लें, पॉज करें और नोट करें। मेरे ख्याल से आप कर पाए होंगे। और उसके बाद यहां की बात करें तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं। बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। यहां पर लिखा है विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ए डिवाइस विच चेंजेस ए लो AC वोल्टेज इनटू ए हाई वोल्टेज। देखिए डिवाइस का नाम नहीं लिया है, लेकिन लो AC वोल्टेज से हाई AC वोल्टेज। भाई AC वोल्टेज को बढ़ाना या घटाने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं दिया है, आपको सोचने पे मजबूर किया है। Deduce the expression for the ratio of secondary voltage to the primary voltage। सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज का रेशियो निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, प्राइमरी सेकेंडरी के टर्म्स के रूप में। ये डेरिवेशन है बेसिकली। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर ऑब्टेन द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। करंट का भी रेशियो निकालिए, पूरा डेरिवेशन है, थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर करनी है, ऑफ द वोल्टेज इन द सेकेंडरी करेंगे डेरिवेशन। राइट एनी 2 सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉसेस बताना है जो ट्रांसफार्मर में होंगे, लिख दिया, आप पकड़ सकते हैं, ट्रांसफार्मर की ही बात है। ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स ए लो इनपुट वोल्टेज इनटू ए हाई इनपुट आउटपुट वोल्टेज। डज इट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? आइए देखते हैं, तीनों पार्ट का आंसर करते हैं। तो पहली बात क्या है कि डिवाइस ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो AC वोल्टेज एट हाई करंट इनटू ए हाई AC वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। यानी लो, भाई जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाती है, तो लो AC से हाई AC करोगे तो लो करंट हो जाएगी, इसीलिए दोनों बातें लिख दी गई हैं। ये स्टेप अप का मतलब है हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, स्टेप डाउन का मतलब है लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ठीक। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अगर एक प्राइमरी में कुछ फ्लक्स में चेंज किया जाएगा तो वही चेंज फ्लक्स में आपको सेकेंडरी में दिखाई पड़ता है, और उसी वजह से क्योंकि सेकेंडरी में देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स, तो इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है, और उस तरह आप आउटपुट ले लेते हैं। तो इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब आगे की बातचीत करते हैं। डेरिवेशन हो गया कि जहां पर हमें इंड्यूस्ड EMF की बात करनी है और करंट की बात करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में। तो यहां पर देखिए एक सिचुएशन लेते हैं। कंसीडर द सिचुएशन व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी, यानी ये जो सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी है इस पे कोई लोड नहीं लगा है अभी, ऐसी सिचुएशन ले रहे हैं। यानी टर्मिनल सेकेंडरी के ओपन है, विदाउट लोड है।
उस समय क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू होगी माइनस एनपी डिवाइड बाई डी टी। एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। जो रेट ऑफ फ्लक्स में चेंज है ये फैराडे का लॉ है, ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डिवाइड बाई डी टी। और क्योंकि ये ओपन सर्किट है इसलिए सेकंड यही फ्लक्स पूरा लिंक इससे है, तो ईएस की वैल्यू हो जाएगी माइनस एनएस, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, डिफाई बाई डी टी। जितना फ्लक्स में चेंज इधर है उतना फ्लक्स में चेंज इधर लेके चल रहे हैं, रेट ऑफ फ्लक्स। तो डिफाई बाई डी टी दोनों में सेम आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ईपी अपॉन ईएस या ईएस अपॉन ईपी, तो एनएस अपॉन एनपी आ गया। अब ये जो प्राइमरी वोल्टेज है ये इसे हम क्या इनपुट वोल्टेज माने वो साबित कर देंगे अभी। तो ये ईएस अपॉन ईपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी। अब देखिए, लेट ई बी द ईएमएफ अप्लाइड टू द प्राइमरी। मान लीजिए यहां पर ई हमने वोल्टेज अप्लाई किया है प्राइमरी वोल्टेज पे। बाय लेंज लॉ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपी अपोजेस ई। अब जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है प्राइमरी में वो जितना अप्लाइड किया उसको अपोज करता है लेंज लॉ के अनुसार। तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई जो आपने अप्लाई किया है और ईपी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है, तो ई माइनस ईपी इज द नेट ईएमएफ। अब दिस नेट ईएमएफ सेंड्स करंट आईपी इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर। इसका अगर रेजिस्टेंस हम आर ले लेते हैं प्राइमरी कॉइल का, तो इसमें प्राइमरी करंट आईपी फ्लो करेगी। वो कितनी फ्लो करेगी, V इज इक्वल टू आई आर। तो नेट ईएमएफ ई माइनस ईपी इज इक्वल टू आईपी इंटू आर। अब हम ये ट्रांसफार्मर में जो डेरिवेशन करते हैं उसमें ये मानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो अगर बट आर इज वेरी स्मॉल सो आर आई पी कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी आर आई पी की वैल्यू कितनी हो गई, लगभग शून्य, क्योंकि आर ही हमने बहुत ज्यादा कम पकड़ रखा है, लगभग जीरो के बराबर। तो यहां ई माइनस ईपी बराबर जीरो, यानी ई बराबर ईपी। यानी इसी प्राइमरी जो इंड्यूस्ड वोल्टेज था वो किसके बराबर आ गया, जो आपने अप्लाई कर रखा है, यानी इनपुट वोल्टेज के बराबर। तो देखिए 10 ईपी रिकॉर्डेड एज इनपुट वोल्टेज, तो ईएस हो गया आउटपुट ईएमएफ और ईपी हो गया इनपुट ईएमएफ और एनएस अपॉन एनपी, एक तो डेरिवेशन ये हो गया ईएस अपॉन ईपी नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में। तो ये आउटपुट ईएमएफ इनपुट ईएमएफ इस तरीके से बात बन गई। अब दूसरा डेरिवेशन करंट के फॉर्म में हमको करना है, तो वो करेंगे। ये मेरे ख्याल से मैं आपको पॉज करने का मौका देता हूं 2-3 सेकंड, आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। खैर एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये हमने डराइव कर लिया था ईएस अपॉन ईपी आउटपुट ईएमएफ इनपुट ईएमएफ एनएस अपॉन एनपी। अब देखिए अगर एनएस की वैल्यू एनपी से काफी बड़ी हो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, तो ये बन जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। यहां पे देखिए ना, एनएस बड़ा है एनपी से तो ये ईएस बड़ा होगा ईपी से, यानी वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर एनएस की वैल्यू एनपी से कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए एनपी बड़ा है तो ईपी बड़ा होगा, यानी ईएस छोटा है, वोल्टेज घट रहा है। अब देखिए फॉर करंट्स इन द आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर में करंट की बात करते हैं, तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होता है। तो इनपुट पावर हो गया P इज इक्वल टू, ये देखिए पावर कह दीजिए, इन VI लिखते हो ना, तो IP इंटू IP, EP इंटू IP प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए ES इंटू IS। तो यहां पर वैल्यू हो गई ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। अभी चौथी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को क्लब कर दो। जैसे ही आपने तीसरी और चौथी इक्वेशन को क्लब किया, ES अपॉन EP ये IP अपॉन IS और ES अपॉन EP यहां से मिल गया NS अपॉन NP। बस यही आपको डराइव करना था। ये EMF का नंबर ऑफ टर्न्स में रेशियो और ये करंट का नंबर ऑफ टर्न्स में रेशियो, ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ट्रांसफार्मर की जो चीजें पूछी थी मैं 2-3 सेकंड देता हूं, आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। एफिशिएंसी भी बात करें तो एफिशिएंसी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100% होती है, एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ बाकी चीजें पूछी थी, राइट एनी 2 सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। तो कुछ एनर्जी लॉसेस दिखाता हूं। एक होते हैं कॉपर लॉस, यहां पर ये जो वायर लपेटे होते हो ये कॉपर के हैं, क्योंकि इनकी लेंथ है काफी, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, इसलिए उनका रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें हीट पैदा होती है और कॉपर लॉस होता है, इसी को बोलते हैं कॉपर लॉस। हीट लॉस जो है वो कॉपर लॉस है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर। दूसरा एडी करंट्स, ये यहां पर जो ये जो लैमिनेटेड आयरन कोर है जो
खपच्चियां लगाई जाती हैं, एक मोटा आयरन नहीं लेते हैं, एडी करंट कोर्स में अब नहीं है, लेकिन ये खपच्चियां इसलिए लगाई जाती हैं वार्निश में डुबोकर जिससे एडी करंट कम से कम बने। एडी करंट्स क्या होती हैं? एक कंडक्टर लो और उसमें फ्लक्स में अगर चेंज कराने लगो तो उसी कंडक्टर के अंदर ही करंट फ्लो होने लगती हैं, गोल गोल घूमने लगती भंवर टाइप, उसको एडी करंट्स बोलते हैं। और जब एडी करंट्स फ्लो होंगी तो उससे क्या होगा? वह एनर्जी खाएंगी, यानी पावर लॉस कर देंगी, एनर्जी लॉस कर देंगी। तो हमें कोशिश करना है कि एडी करंट ना बने। उसके लिए हम क्या करते हैं? ये पतली पतली स्लाइसेस लगाते हैं जिससे एडी करंट कम से कम बने। फिर भी कुछ ना कुछ बनती है तो लॉस तो हो ही जाता है। दूसरा होता है हिस्टेरेसिस लॉस। अब ये यहां पर क्या होता है कि जो मटेरियल सॉफ्ट आयरन डाले हो बीच में, ये सॉफ्ट आयरन से क्या होता है, एक बार वो मैग्नेटाइज होता है, एक बार डीमैग्नेटाइज। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बीच में, वो साइकिल कंप्लीट करने के बीच में उसकी एनर्जी लॉस होती है। इतना ही जानिए, क्योंकि हिस्टेरेसिस अब कोर्स में नहीं है तो ये पावर लॉस हो जाता है। फ्लक्स लीकेज, हम ये मान के चलते थे कि जितना फ्लक्स इसमें है पूरा पूरा फ्लक्स इसमें जा रहा है, लेकिन फ्लक्स लीक कर जाता है। अगर यहाँ 100 है तो वहां हो सकता है 99 या 98 मिले। ये भी फ्लक्स लीकेज का मतलब है कि आपको पावर मतलब एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगा। हमिंग लॉस, साथ में इसका लंबाई मैग्नेटो कंस्ट्रक्शन होता है, यानी एक बार लेंथ बढ़ती है एक बार घटती है सॉफ्ट आयरन की, जो पूरा कॉयल है तो बढ़ेगी घटेगी, उसमें हमिंग साउंड आती है। ट्रांसफार्मर के कभी भी बाजू से निकलेंगे आसपास से ऐसी आवाज सुनाई पड़ेगी। तो आवाज अगर निकाल रहा है तो एनर्जी लगा रहा है ना, फ्री में तो आवाज निकाल नहीं पाएगा, तो वो आपकी एनर्जी लॉस है। कई सारी बताती, इन्होंने तो 2 पूछी थी। अच्छा, अगली चीज ये पूछते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स लो इनपुट वोल्टेज इनटू हाई, लो इनपुट से हाई आउटपुट वोल्टेज में। तो ये क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है? इसका अंदर वायलेट नहीं करता, लिखा है आप पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए फॉर्मूला, अगर एनर्जी कंजर्वेशन, पावर क्या होता है? एनर्जी पर सेकंड। तो पावर में वी आइडियल अगर ट्रांसफार्मर है तो वीपी आईपी इज इक्वल टू वीएस आईएस होता है। अगर यहां पर आपका वीएस बढ़ गया स्टेप अप है तो आईएस घट जाता है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम ही रहता है। वोल्टेज बढ़ा तो करंट घट गई, तो इसका पावर सेम रहता है। पावर का मतलब हो गया एनर्जी सेम रहती है, क्योंकि पावर तो होता ही एनर्जी पर सेकंड है। तो यहां पर पी सेम, यानी एनर्जी का लॉस नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बनी रहती है। वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घटती है। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाता है, इसको पूरा आप नोट कर लीजिए बेटा। जो करते हैं ये क्वेश्चन, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है कि ए जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग मतलब लेंसेज वाला जो होता है, एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 15 मीटर। ये मैं यहाँ पर शायद एक्टिवेट करना होगा पेन, ये एक्टिवेट है शायद। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 15 मीटर है यहाँ। इफ एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर इज यूज्ड, ये जो ऑब्जेक्टिव का आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट? जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसी को मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो ये देखिए जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं, यानी कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, तो उस समय एम मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है FO अपॉन FE आती है। फॉर्मूला उम्मीद है याद होगा आपको। ये 15 हो गया, 15 मीटर, और नीचे दे रखा है 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 मीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन 1500 आ गया। दूसरा, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, इस टेलीस्कोप से हम चांद को देख रहे हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून? मून की जो इमेज बनेगी उसकी डायमीटर कितनी होगी? फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, द डायमीटर ऑफ द मून इज दिस वन एंड द रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट इज दिस वन। ये देखिए डायग्राम आपको दिखाता हूं। ये देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी इन्होंने चर्चा की है, ये मून है और मून का इमेज बना रहा है ये डी इमेज। ये हमें यही डी इमेज निकालना है। अब इंटरेस्टिंग चीज, और ये क्या है? लूनर ऑर्बिट आर जो इन्होंने बोला है। अब जो एंगल मून अल्फा बनाएगा, क्योंकि ये बहुत दूर इंफिनिटी पे है, वही इमेज बना रहा है यहां पर अल्फा एंगल। तो एंगल सबटेंडेड बाय मून एट द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू द डी इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय डी इमेज एट द ऑब्जेक्टिव। यही बात मैंने लिख दी, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द ऑब्जेक्टिव
लेंस इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द मून ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये दोनों एंगल जो हैं अल्फा और अल्फा आपस में बराबर हैं। ठीक, ऐसे ही तो इमेज बनेगी। अब यहां पर देखिए क्या है, टेन अल्फा ले लो, टेन अल्फा लगा दो इसके लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी इमेज अपॉन एफ ओ, और यहां टी अल्फा ले लिया तो डी मून अपॉन आर, डी मून अपॉन आर। हमको डी इमेज निकालना है यहां पर, तो डी इमेज की वैल्यू हो गई डी मून अपॉन आर इंटू एफ ओ। डी मून हमको पता है यहां दे रखा है 3.48 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन आर 3.8 इंटू 10 की पावर 8, और ये 15 मीटर का एफओ है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 13.73 मीटर इमेज का आंसर आ गया। ये सवाल देखिए हो जाता है, बस थोड़ा सा आपको आना चाहिए, और ये कितना आराम से 5 नंबर का काम हो गया इसमें। इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। जो करते हैं ये क्वेश्चन, ये लिखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है, और आई पीस दे रखा है फोकल लेंथ ऑफ 6.2 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 15 सेंटीमीटर है। मैं इसकी फोटो बना दूं वरना समझ में कम आएगा। ये देखिए ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर और ये फोकल लेंथ दे रखा है, ये आपका आई पीस का 6.25 सेंटीमीटर। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ध्यान रखिएगा। इनके बीच की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से कितना दूर हम ऑब्जेक्ट को रखें टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट। अब दो केसेस हैं। पहला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी जो फाइनल इमेज बने वो 25 सेंटीमीटर पे बने। दूसरे में है कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने, और व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस। दोनों में एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। तो चलिए ये पहला केस हम लोग टैकल करते हैं, 25 सेंटीमीटर वाला। तो यहां पर फाइनल इमेज कहां बन रही है, 25 सेंटीमीटर दूर। अब हम डिस्कशन करेंगे ये आईपीस के लिए। तो आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1/UE की वैल्यू हो जाएगी 1/FVE माइनस 1/FE। ये लेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां पर VE हमको मालूम है 25 सेंटीमीटर, तो ये VE की वैल्यू माइनस 25 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि ये इधर ही बनती है, यहां कहीं बनेगी आके आपको सीधे वर्टिकली। इसलिए जो है वर्चुअल इमेज है माइनस 25 सेंटीमीटर बन गई। और साथ में देखिए FE की वैल्यू कितनी होती है, 6.25 सेंटीमीटर वैल्यू रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/UE। इसको सॉल्व करोगे तो -5/25 यानी -1/5, यानी UE की वैल्यू -5 सेंटीमीटर आ गई। UE -5 का मतलब है कि ये जो और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहां कहीं है, ये 5 सेंटीमीटर है। माइनस का मतलब इससे इस डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक, अब 5 सेंटीमीटर है बेटा जी। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव की कहानी। फॉर ऑब्जेक्टिव इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है, ये गैप था 15 का और बन यहां रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। यही निकाला है, 15 में से 5 घटा दीजिए, 15 में से 5 घटाया 10, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव है वो बना रहा है इमेज 10 सेंटीमीटर दूर। ये VE है, ये VE हो जाएगा आपका। तो यहां पर VO ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर रहे हैं तो VO बोलेंगे, विच इज +10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से पॉजिटिव ले लिया 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। अब इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो, तो 1/UA इज इक्वल टू 1/FO माइनस 1/VO माइनस 1/FO, तो 1/10 माइनस 1/2। ये जो वैल्यू रखी है सिंपल यहां पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/U हो गया, सॉल्व कर लीजिए, 1 - 5/10 माइनस 4/10 माइनस 2/5, या UO की वैल्यू हो गई -5/2 विच इज -2.5 सेंटीमीटर। तो आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना है, ऑब्जेक्टिव लेंस से 2.5 सेंटीमीटर आगे, ये डिस्टेंस आपने निकाली है ये। तब फाइनल इमेज कहां बनेगी, 25 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी हमको बतानी है। वो मैग्नीफाइंग पावर हो गई ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जब फाइनल इमेज D पर बनती है तब के लिए, VO/UO 1 + D/FE। सारी न्यूमेरिक वैल्यू डालिएगा विदाउट साइन, केवल हमें मैग्निफिकेशन में जो होता है कितना मैग्नीफाई हो रहा है ये देखना है। उल्टा सीधा तो मैं पता ही उल्टा बन रहा है, उल्टा मतलब माइनस। तो ये VO मतलब 10 हो गया, यहां से देख लीजिए ये हमने 10 डाला, और UO 2.5, ये केवल मैग्नीट्यूड डाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
ये यूओ था, यूओ कहाँ गया, यूओ की वैल्यू ये 2.5 सेंटीमीटर ये डाल दी। 1 + 25 सेंटीमीटर अपॉन 6.25। अब इसको सॉल्व, ये आ गया 4 और यहां बचा 4, तो 4 1 5 4 20, ये 20 सेंटीमीटर मैग्नीफाइंग पावर आ गई। तो ये पहले केस का आपने सब कुछ निकाल डाला, बहुत प्यारा सवाल है। और दूसरा केस भी हम लोग करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके 2-3 सेकंड देते हैं, जैसे कोई हड़बड़ाहट ना हो, आप इसको पॉज करके नोट कर पाए। आइए इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। और इस सेकंड पार्ट में देखिए ये करेंगे, इन्फिनिटी पे बन रहा है तो क्या, तो हालात वही थे, सिस्टम हम समझ ही रहे हैं, बस फाइनल इमेज एंड इन्फिनिटी पर है। अब मजेदार बात क्या है कि अगर ये आईपीस किसी की इमेज इन्फिनिटी पे बना रही है तो इस पे ऑब्जेक्ट कहां होगा, इसकी फोकल लेंथ पे। यानी यहां पर इसको ऑब्जेक्ट होगा वो 6.25 सेंटीमीटर पे होगा इसकी फोकल लेंथ पे, तभी तो बनेगा इन्फिनिटी पर। तो दैट मींस यूई की वैल्यू कितनी है, इसके लिए यूई जो है वो एफई के बराबर है 6.25 सेंटीमीटर। बढ़िया। फॉर ऑब्जेक्टिव कितना, वीओ कितना हो गया, ये आप 15 में से 6.25 घटा दीजिए, इतना हो जाएगा वीओ। तो ये 15 में से 6.25 घटाया तो 8.75 आ गया वीओ ऑब्जेक्टिव के लिए। अब हम ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/UA = 1/FO माइनस 1/VO माइनस 1/FO। अब ये वैल्यू हो गई 1/8.75, वीओ की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, ये देखो इस तरह बन रहा है, इसलिए प्लस है, और यू माइनस ये FO प्लस हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -6.75 में 17.50, और यूओ की वैल्यू कितनी हो गई, -17.5/6.75 विच इज इक्वल टू -2.6 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट हमको रखना पड़ेगा कितनी दूर, -2.6 सेंटीमीटर, तो हमारा फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन जाएगा। अब मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं, तो फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो मैग्नीफाइंग पावर जो हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए होती है वो VO/UO × D/FE। VO की वैल्यू 8.75, ये देखिए VO निकाला था 8.75, UO यहां से आया 2.6, न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहे हैं, माइनस प्लस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है सीधा उल्टा क्या होता है, ज्यादा उसमें नहीं फंसिएगा। 25 सेंटीमीटर, एफई हो गई 6.25 सेंटीमीटर जो दिया था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 13.5, तो एम की वैल्यू जाती है 13.5 एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दी दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये पूरा देखिए कंप्लीट हो गया, और बहुत प्यारा सवाल था, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। वीडियो एंड करने से पहले एक बार रिमाइंड करा देता हूं, न्यूमेरिकल्स में जिन बच्चों को दिक्कत है वो 12th संपूर्ण लेके फर्स्ट क्लास न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। 10 साल के पीवाईक्यू वीडियोस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सारी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल सारे का वीडियो सॉल्यूशन यहां मिलेगा सुपर इजी लैंग्वेज में। यहीं से न्यूमेरिकल आपके बनेंगे, इसको कर लिया तो झिंगा लाला। और दूसरा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का कोर्स है, जहां पर एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी की आपको प्रैक्टिस करनी होती है। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आजकल 24 नंबर के आते हैं 24 मार्क्स के, तो ये उसमें मदद करेगा। तो जो बच्चे चाहते हैं न्यूमेरिकल में चैंपियन बनना वो 12th संपूर्ण लगाइए, जो चाहते हैं कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करना वो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगा सकते हैं, और जो चाहते हैं दोनों ही कोर्स हम लेकर शानदार परफॉर्मेंस करें तो दोनों कोर्स एक साथ लेने की जगह आप क्या करिए, द्रोणा 2.0 ले लीजिए। इसके अंदर दोनों कोर्स, वो 12th संपूर्ण और कंपिटेंसी क्वेश्चन बेस्ड कोर्स का मटेरियल तो है ही, इसके अलावा पूरे लेक्चर्स आपको सिलेबस के पूरे कोर्स के लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वर्कशीट भी चैप्टर वाइज फुली सॉर्ट मिल जाएगी। तो आपको ज्यादा कंटेंट मिलेगा जहां पर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ये काफी है, इसमें सब कुछ है। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां 12th संपूर्ण, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और द्रोणा 2.2 दिखेगा। जो भी आपके लिए सुटेबल है लेके पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। Thank you very much. Wish you all the best.